तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो पहले बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने की विधियां। कितने प्रकार से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करते हैं, आज इस टॉपिक का हम लोग एक खूबसूरत से टॉपिक को निपटा के खत्म करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं भाई अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां ठीक है भाई। इस टॉपिक का हम लोग आज एक छोटे से पॉइंट का निपटारा करेंगे। तो भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ज्ञात करने की जो उसकी कोटि होती है अभिक्रिया की, उसको ज्ञात करने की 4 गो विधि होती है। कितना बाबू? 4 विधि होती है, जिसमें पहले विधि का नाम है समाकलित वेग समीकरण विधि। समाकलित वेग समीकरण विधि। दूसरे का नाम है ग्राफिक विधि। कौन सा भाई? ग्राफिक विधि। और तीसरे का नाम है आपका अर्ध आयु काल विधि। अर्ध आयु काल विधि। और चौथे का नाम है अष्टवाल्ड पृथक्करण विधि। अष्टवाल्ड पृथक्करण विधि। ये 4 विधियां होती हैं बाबू किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने में। हम लोग का जो क्लास 12 है, इसमें जो सबसे बेहतरीन चर्चा है जिसकी, उस विधि का नाम है समाकलित वेग समीकरण विधि। और यही जो विधि होती है, सबसे फेवरेट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस विधि है रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने में। तो हम लोग जिस विधि का निपटारा करेंगे, उस विधि का नाम है समाकलित वेग समीकरण विधि। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई? पढ़ेंगे समाकलित वेग समीकरण विधि। तो हेडिंग बनाइएगा, रासायनिक अभिक्रिया ज्ञात करने की कोटि में पहला हेडिंग होगा भाई आपका समाकलित वेग समीकरण विधि। समाकलित वेग समीकरण विधि। बात समझ में आई? इसमें कैसे ज्ञात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जब जो अवकलित वेग समीकरण जो होता है, अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण का समाकलन करके, क्या करके भाई? समाकलन करके। जो बच्चे मैथ वाले होंगे समाकलन तो पढ़े ही होंगे आप, और जो बच्चे वाई वाले होंगे टेंशन ना लीजिए भाई, जितना समाकलन उपयोग होगा यहाँ पर आपको हम बिल्कुल समझा देंगे। ठीक है, तो अवकलित वेग समीकरण का समाकलन करके विभिन्न अभिक्रियाओं का कोटि एवं व्यंजक ज्ञात कर लिया जाता है। भाई, जो हम लोग का अवकलित वेग समीकरण होता है, उसी का यदि हम समाकलन करते हैं तो अभिक्रिया की कोटि या फिर अभिक्रिया का व्यंजक
ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यदि हमारे पास कुछ आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ए कोई अभिकारक पदार्थ है और हमारा प्रोडक्ट बनता है पी, तो यदि इसका अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? इसी को एक और नाम देते हैं वेग दर व्यंजक। वेग दर व्यंजक इसी का नाम होता है, आपको पीछे हम बता चुके हैं। इसे दिखाते हैं आर या dx अपान के dt बराबर, क्या आपको पीछे लिखना सिखाए थे, k और अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के पावर क्या हो जाएगा x। यही होता है भाई साहब अवकलित वेग समीकरण विधि। इसी को आप लिख सकते हो r बराबर भी r बराबर k और a के पावर x, या इसी को आप लिख सकते हो जैसे dx है dx, तो x क्या होता है सांद्रता होता है, तो यहाँ पर सांद्रता के स्थान पर क्या है अभिकारक का a है, तो इसको आप लिख सकते हो dA अपान के dt बराबर k और a के पावर x। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं भाई साहब अवकलित वेग समीकरण। क्या बोलते हैं? अवकलित वेग समीकरण। भाई देखिए x का मान आप जो यहाँ पर अभिकारक पदार्थ होगा उसे आप रखोगे, यदि a दिया है तो x के स्थान पर a रखोगे, यदि r दिया है तो x के स्थान पे r रखोगे। बात समझ में आ रही है ना? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे अवकलित वेग समीकरण। और इसी का समाकलन करने के बाद जो होता है हमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का कोटि और व्यंजक प्राप्त करने को मिल जाता है। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, जब ये जो R है अवकलित वेग समीकरण R इक्वल टू K और A के पावर X है, तो इसकी यदि हम कोटि ज्ञात करेंगे तो यदि X का पावर ऐसे जो X है यहाँ पर R इक्वल टू K, A के पावर जहां X है इसका मान यदि 0 हो तो इसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सा? शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यदि इसी का मान आप 1 रख देते हो a और इसका पावर 1 हो जाता है तो इसकी कोटि 1 होगी और उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यदि इसी R को आप तो K और A के पावर 2 हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। भाई साहब जब अवकलित वेग समीकरण में जो सांद्रता होती है अभिकारक की यदि उसका पावर 0 हो तो उसे बोलते हैं जीरो माने शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि उसका पावर 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और उसका पावर 2 हो तो उसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? आपको जो क्लास 12th है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हम चर्चा किया गया है, जिसको आपको पढ़ाया गया है वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको पढ़ाया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और एक पढ़ाया गया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अर्थात इन तीनों अभिक्रियाओं का हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, पूर्ण जीवन काल प्राप्त करेंगे, अर्ध जीवन काल प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ गई? और हम लोग लास्ट में एक जनरल फार्मूला भी पढ़ लेंगे कि यदि कोटि 3 से अधिक भी होगा तो उसका व्यंजक हम लोग कैसे लिखेंगे, चाहे कोटि कितना भी हो, 5, 6, 7, 8 कितना भी कोटि हो, आसानी से उसका व्यंजक लिख सकते हो। लेकिन इन तीनों की कोटि का जो व्यंजक का सूत्र का निगमन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे समाकलन विधि से, इस अवकलित वेग समीकरण का क्या करके भाई, समाकलन करके। तो ध्यान दीजिएगा ये जो 3 टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस बनता है, या तो निगमन पूछ देगा या तो फिर इसी पर न्यूमेरिकल पूछ देगा, एकदम निश्चित है कि पूछेगा। बात समझ में आई? तो अपने खूंटे गठिया लीजिए और ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। बात समझ में आई भाई साहब? इतना समझ में आया तो फटाक से नोट करिए और हम लोग
देखते हैं, शुरुआत करते हैं किसके निगमन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है भाई साहब, मिटा दें, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक ना। और भाई जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कि ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी वीडियो तुरंत मिल जाए और जो है कि आपको भी ये वीडियो तुरंत मिल जाए, ठीक है। और आप बड़ा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट, एक लाइक से हमें भी मेहनत करने के लिए क्या मिलता है भाई, मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। और हम भी 2 गुना एनर्जी से आपको ला करके मेहनत करके ये वीडियो शूट करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने पर भाई आपके रुपये खर्च नहीं होंगे, लाल से बटन होगी, धीरे से किसी उंगली से टच करिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए देखिए, आइए देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं, पहला कौन सा भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और इसे हम लोग लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आई, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो लिखिएगा, जब अवकलित वेग समीकरण के सांद्रता की घात शून्य हो तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। भाई जब अवकलित वेग समीकरण में जो सांद्रता का घात यदि 0 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, जैसे आपके पास एक अभिकारक पदार्थ A है और प्रोडक्ट P बनता है अभिक्रिया के बाद, तो यदि इसका अवकलित वेग समीकरण आप लिखते हो तो लिखोगे R इक्वल टू K, और A के पावर यदि इसको हम 0 रखते हैं तो ये क्या कहलाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है भाई साहब। अब ये जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि यदि किसी भी आधार का घात 0 हो, उसका मान 1 होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यदि इसी R को एक तरीके से आप और लिख सकते हो, dA अपान के dt, बताइए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अभी आपको हमने पीछे बताया कि कर सकते हैं, dA अपान के dt k और a के पावर 0। जब इसका मान आप 1 करोगे, क्योंकि a के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका आ जाएगा, चाहे इसको उठाइए चाहे इसको उठाइए, किसी को उठा लीजिए, तो यहां से यदि आप इसको उठाते हो तो ये R इक्वल टू K आ जाएगा, और इसको उठाओगे तो आपका dA अपान के dt बराबर K आ जाएगा। यानी कि शून्य कोटि की, अच्छा K क्या है, K कांस्टेंट होता है, इसमें K क्या होता है बाबू, कांस्टेंट होता है, अर्थात यह नियतांक होता है। अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो रेट होता है, रेट मतलब कि वेग, जो रेट होता है वह कांस्टेंट होता है, K के बराबर। ये तो रेट है, R क्या है, रेट है, dA अपान के dt क्या है, रेट है, वेग है, यही वेग क्या है, K के बराबर है, तो कांस्टेंट अर्थात नियत होता है। सांद्रता के साथ भी जैसे जैसे सांद्रता खत्म होती है, इसका जो रेट होता है कांस्टेंट होता है, या जैसे जैसे समय बढ़ता है तो इसका रेट भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, न तो घटता है न तो बढ़ता है। बात समझ में आ गई। इसको एक हम ग्राफ से देख लें, यानी कि आप पहले समझिएगा ध्यान से कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट का मतलब कि वेग, ये क्या होता है,
कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई साहब? कांस्टेंट होता है। किसके साथ? या तो टी के साथ या फिर सांद्रता ए के साथ, दोनों के साथ ये क्या होता है भाई? कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? देखिए इस समीकरण से आपको पता चल रहा है कि डी ए अपन के डी टी इक्वल टू के या आर इक्वल टू के। इस इक्वेशन को हल करने पर, क्योंकि इसके पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। इसका यदि आप ग्राफ बनाते हो भाई साहब, तो यदि यहाँ पर हम टी दिखाते हैं और ये आपको दिखाते हैं हम इसका रेट आर दिखाते हैं, तो इसकी जो सांद्रता होगी, है ना, सांद्रता होगी वो क्या होगी भाई साहब? फिक्स होगी। ठीक है ना? जो रेट होगा, सॉरी सांद्रता, जो रेट होगा, सॉरी सांद्रता नहीं, रेट मतलब वेग, वो कांस्टेंट होगा। ये हमेशा समय के साथ ऐसे एकदम नियत रहेगा, न तो घटेगा और न ही बढ़ेगा। ठीक है? इस पर आप बढ़ते हो तो टाइम बढ़ता है, ऊपर बढ़ते हो तो रेट बढ़ता है। तो ये जो इसका ग्राफ जा रहा है, न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, सीधे आगे बढ़ेगा। वाई अक्ष पर ये क्या होता है भाई साहब? वाई अक्ष पर 90 अंश का कोण बना देता है, अर्थात आर क्या है? समय तो बढ़ रहा है लेकिन रेट में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। या फिर इसी को यदि आप दिखा देते हो सांद्रता के साथ, तो भी ये कांस्टेंट रहेगा, तो भी यह बढ़ेगा, न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो शून्य कोटि का जो रेट होता है भाई साहब, जो वेग होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई? जब इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई साहब, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका निगमन कैसे होता है, इसका हम लोग व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मिटा दें इसको, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मिटाते हैं और आपके सामने एक खूबसूरत सा व्यंजक को हम लोग प्राप्त करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। मिटा दें इसे, चलिए मिटाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भाई साहब कि कैसे इसके व्यंजक को हम लोग प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही धांसू टॉपिक आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए, इस तो आपको समझ में आ गया। देखते हैं भाई, लेट मान के चलते हैं कि ए कोई अभिकारक पदार्थ है और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद एक उत्पाद पी बन जाता है। यदि हम इसका अवकलित वेग समीकरण लिखते हैं तो क्या करेंगे बताइए? लिख सकते हो भाई आप इसको R इक्वल टू के, ठीक है, और a के पावर 0, इक्वेशन नंबर 1 मानिए a के पावर 0 इसलिए किए क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया तो सांद्रता का पावर क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, यही जो R होता है भाई साहब, ये बराबर होता है dA अपान के dt के। और चूंकि ये अभिकारक की सांद्रता है तो इसको आप क्या लगाते हो भाई साहब? माइनस लगा के लिखते हो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये आपको पीछे बता चुके हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब इसे आप हल करोगे तो जब बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसे आप लिख सकते हो माइनस के dA अपान के dt इक्वल टू के और a के पावर 0, के a के पावर 0। इसके बाद आप क्या करोगे बाबू कि आप इसका मान जब रखेंगे, a की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के dA अपान के dt बराबर के हो जाएगा, क्योंकि a के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा तो k हो जाएगा। अब dt को इधर भेज दीजिए और माइनस को उधर भेज दीजिए, तो आपका इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा आपका dA, क्या बचेगा? dA बराबर माइनस को उधर भेज दिए, माइनस के dt, ये बचा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर,
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने का भाई साहब, समाकलन करने, समाकलन कीजिए। तो समाकलन यहाँ पर 1 होगा, 1 dA इक्वल टू समाकलन माइनस के dt। अब हमें यहां मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, कुछ तथ्य मानिए। लेट माना कि t बराबर 0 पर A की सांद्रता बराबर A0। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो उस समय को क्या मानेंगे, t बराबर 0, तो उसकी सांद्रता क्या मान दिए, A0। उस समय किसकी, A की सांद्रता क्या मान दिए, A0। प्रारंभिक सांद्रता क्या मान दिए, A0, क्योंकि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो t का मान 0, तो A की सांद्रता A0। अब माना कि कुछ सेकेंडों तक या कुछ मिनटों तक अभिक्रिया हुई तो t बराबर t पर, तो t का मान कितना हो गया, t बराबर t पर A की सांद्रता हमने क्या मान दिया, A मान दिया। बात समझ में आ गई। जब कुछ समय बीता तो t का मान t हुआ। अब चाहे 10 सेकेंड में हो, 20 सेकेंड में हो, 30 मिनट में हो, जितना भी कुछ समय बीतेगा ना, t का मान कोई एक मान आएगा। तो जब t बराबर t समय बीत गया तो जो A की सांद्रता A0 प्रारंभिक थी, अब ये चेंज होकर कितना रह गई, A रह गई। बात समझ में आ गई। अब ये बताइए लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 वाला, तो ये आपका यहां पर लगा देंगे 0 से, समय 0 से शुरू हुआ तो लोअर लिमिट 0, और अपर लिमिट क्या लगा देंगे, समय का t, तो अपर लिमिट t हो गया। अब उसके बाद ये सांद्रता है, तो प्रारंभिक क्या था, A0, तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट A0 और अपर लिमिट A हो जाएगा। अब इसका आप करिए समाकलन। जब समाकलन करेंगे भाई तो 1 dA का समाकलन कितना होगा, किसी भी कोई राशि, चर राशि x है और 1 dx है तो उसका समाकलन क्या होता है, x होता है। जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे कि समाकलन 1 dx है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो वैसे भी इसका समाकलन क्या हो जाएगा, a होगा और ये ब्रैकेट में बंद होगा। और लोअर लिमिट कितना है, A0, तो लोअर लिमिट A0 और अपर लिमिट A आपका बन जाएगा, बराबर माइनस के को नियतांक है तो इसको बाहर आप ले लीजिए, बाहर ले लिए, क्या बचेगा, समाकलन 0 to t और 1 dt। तो वैसे ही ये आपका बच जाएगा A और लोअर लिमिट A0 अपर लिमिट A बराबर माइनस के और 1 dt का समाकलन t हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। बात समझ में आई। अब इस ब्रैकेट को हल करने के लिए क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, माने इस a के स्थान पर जो ब्रैकेट में है उसको वहां के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे और उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है, a है, तो a के स्थान पर a किया, माइनस के, लोअर लिमिट क्या है, A0 है तो A0 कर दिया, a माइनस के A0 बराबर माइनस के। अब इसे आप क्या कर दोगे, अपर लिमिट t है, अब माइनस के लोअर लिमिट 0 है, क्या है, 0 है। तो इसे जब आप हल करोगे तो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा a माइनस के A0, ठीक है। अब बराबर माइनस के क्या बच जाएगा आपका t माइनस के t, ठीक है। अब एक काम करिए कि इस A0 को उधर लेके चल जाइए, तो क्या बचेगा, a इक्वल टू A0, ये माइनस में तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और माइनस के t। तो a क्या है, a इक्वल टू A0 माइनस के t। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया की क्या होता है, व्यंजक होता है। t क्या है, समय, k क्या है, नियतांक, और A0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और a क्या है, अभिकारक की अंतिम सांद्रता। बात समझ में आई।
बात समझ में आई। इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से जो होगा आप न्यूमेरिकल को हल करेंगे। किसको हल करेंगे भाई? न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करेंगे। बताइए, समझ में आया? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या हो गया बाबू? व्यंजक हो गया। बात समझ में आई? ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या देखते हैं? अर्ध जीवन काल देखते हैं। ये तो हम लोग का एक जनरल फार्मूला बन गया कि यदि समय का मान 10 सेकेंड, समय का मान 20 सेकेंड, समय का मान कुछ भी दे दे तो वहां पर टी का मान रख देंगे, उतने मिनट का आपका निकल जाएगा। लेकिन एक आपको पूछता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। अर्ध जीवन काल का मतलब कि ये अभिकारक कितना समय में आधा समाप्त हो जाएगा और कितना समय में आधा बन जाएगा, तो उसी को कहते हैं अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। बात समझ में आई? तो फटाफट इसको नोट करिए, हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल पर। ठीक है, मिटा दें वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करिएगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। बताइए, टॉपिक पढ़ के मजा आया? बहुत बेहतरीन तरीके से कि नहीं आया? बताइए, फटाक से बोलिए, फटाक से एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। हेडिंग बनाएंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्ध जीवन काल क्या होता है। अर्ध जीवन काल माने आधा जीवन समाप्त हो जाना, क्या कहलाता है? अर्ध जीवन काल। तो परिभाषा होगा, किसी अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल किसी अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक 50% समाप्त हो जाता है एवं उत्पाद 50% बन जाता है। ठीक है भाई साहब, उत्पाद क्या हो जाएगा? 50% बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई भाई? तो किसी अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल वह समय होता है कि जितने समय में अभिकारक अभिक्रिया करके 50% खत्म हो जाए और उत्पाद 50% बन जाए। यहाँ पर जो आपका T है, T के स्थान पर T1/2 या T 50% दर्शाया जाता है। ठीक है, T कितना? 50% दर्शाते हैं अर्ध जीवन काल के लिए। इसमें जब अभिकारक समाप्त हो जाता है, अभिकारक क्या होता है? समाप्त हो जाता है, तो जो आपका A होता है, A अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, तो इस अभिकारक पदार्थ की सांद्रता A के स्थान पर रखा जाता है। क्या रखते हैं भाई साहब? A0/2। मतलब अभिकारक क्या हो चुका है? आदि समाप्त हो चुका है। मतलब तो प्रारंभिक हम लोग क्या माने थे? A0 माने थे t/0 पर। तो जब A0 आधा समाप्त हो गया, मतलब कि A0/2 बचा ही ना बचा। जब उसका समय हम लोग t माने थे, तो जब आधा समय समाप्त हो गया, मतलब t के स्थान पर T1/2 रखिए या t को परसेंट 50%। ठीक है, तो अभी जो आपको बताए थे व्यंजक, उसका क्या बताए थे? A बराबर A0 - KT। A बराबर A0 - K क्या हो जाएगा? KT। अब इसी व्यंजक में एक किसका व्यंजक है भाई साहब? ये किसका व्यंजक है? ये व्यंजक है शून्य कोटि की अभिक्रिया का, जो अभी आपको हमने निगमन कराया। शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है।
तो a के स्थान पर क्या रखेंगे a नॉट बाई 2। तो a के स्थान पर रखिए भाई a नॉट बाई 2। अब बराबर a नॉट तो ये पहले से है माइनस के और t के स्थान पर रखिए t 50%। अब आप t 50% का मान ज्ञात करिए। जब t 50% का मान ज्ञात करेंगे बबुआ तो इस a नॉट को उधर लेके जाइए तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा a नॉट बाई 2 अब माइनस के a नॉट अब बराबर माइनस के और कितना t 50%। इसका जब आप लॉसा लोगे तो लॉसा 2 1 2 2 में 2 एकम 2 2 एकम 2 तो ये आपका बचेगा a नॉट माइनस के 1 2 2 तो ये बचेगा 2 a नॉट। बात समझ में आई, बराबर माइनस के टी आपका परसेंट 50%। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा भाई, ये घटेगा तो आपका बचेगा a नॉट माइनस के ना, क्योंकि दो बड़ा है एक छोटा, तो माइनस के a नॉट बटे 2 अब बराबर ये आपका बच जाएगा माइनस के और t 50%, t 50%। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, k से गुणा है इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और जब इधर भाग हो जाएगा तो k बराबर आपका बच जाएगा, सॉरी k बराबर नहीं, ठीक ना, हमको t 50% निकालना है ना, तो k को इधर लेके चल जाइए तो इधर गुणा क्या जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा a नॉट बाई 2 के बराबर t 50%। तो भाई जो t 50 अर्ध शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध जीवन काल का सूत्र होता है t 50% बराबर a नॉट बाई 2 के, a नॉट बाई 2 के, k क्या है कांस्टेंट है, a नॉट क्या है भाई, a नॉट जो है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। बात समझ में आई, तो व्यंजक क्या आया था a बराबर a नॉट माइनस के टी, और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल t 50% बराबर कितना आया a नॉट बटे 2 के। बात समझ में आई, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, तो फटाक से इसको नोट करिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोग क्या करते हैं भाई बढ़ते हैं। बात समझ में आई, यहाँ पर अभी आपको बताया a नॉट क्या होगा, a नॉट जो होगा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और k क्या होगा भाई कांस्टेंट होगा, ठीक है। बताइए समझ में आया, चलिए समझ में आया तो हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे की ओर देखते हैं अभिक्रिया का पूर्ण जीवन काल, ठीक है, मिटा करके आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण जीवन काल, ठीक है। हेडिंग हम लोग का बनेगा भाई साहब शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का, यहां बना देंगे क्या चीज पूर्ण जीवन काल। तो देखिएगा ध्यान से, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि किसी अभिक्रिया का पूर्ण, यहाँ क्या करिए लिखिए पूर्ण जीवन काल वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया कितना, अभिकारक का परसेंट भाई 100%, कितना परसेंट अभिकारक 100% समाप्त हो जाता है एवं उत्पाद का परसेंट 100% आपका उत्पाद क्या हो जाए बन जाए, उत्पाद 100% बन जाता है। इसका मतलब पूर्ण जीवन काल का मतलब बाबू अभिक्रिया समाप्त हो जाए, अभिक्रिया समाप्त होने का मतलब कि अभिकारक पदार्थ क्या हो जाए 100% खत्म और उत्पाद 100% बन जाता है। इसे हम लोग लाइफ टाइम भी कहते हैं, रिएक्शन का टी लाइफ अभिक्रिया का लाइफ टाइम कहते हैं, पूर्ण जीवन काल कहते हैं। तो यहाँ पर जो टी होगा, टी के स्थान पे टी 100% या टी लाइफ से इसको दर्शाते हैं। और यहाँ पर जब अभिकारक पूरा समाप्त हो जाएगा तो जो ए है, ए का मान क्या हो जाएगा भाई, ए का मान जो ए नॉट था, तो ये जो ए नॉट का कितना के बराबर हो जाएगा, ए नॉट जो होगा
प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट था, प्रारंभिक क्या था ए नॉट था, तो ए नॉट का मान कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना। ए नॉट का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ में आई। ए नॉट का मान 0 होता है, उसकी सांद्रता नहीं, एक मिनट, सांद्रता क्या था हम लोग ए था ना, तो ए से पी बना था, तो ए का मान क्या हो जाएगा भाई 0। ए का मान क्या हो जाएगा भाई आपका 0, क्योंकि अभिकारक पूर्णतः रूप से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जब अभिकारक पूर्णतः रूप से समाप्त हो जाएगा तो जो ए होगा, जो हम लोग यहाँ से माने थे कि ए कोई अभिकारक है और पी उत्पाद बना था, तो ए पूर्णतः रूप से समाप्त हो गया, तो ए का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अब उसी फार्मूला को अपनाइए, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी, जो अभी आप शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक लिखे थे, इसका मान 0 कर दीजिए, ये मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और t के स्थान पर t 100% करिए, तो ये आपका बचा ए नॉट माइनस के और t के स्थान पर t का परसेंट 100% कर सकते हो। अब क्या करिए, इसको इधर ला दीजिए, जब लाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका माइनस के ए नॉट बराबर माइनस के और इंटू टी आपका परसेंट भाई बचा 100%, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका ए नॉट बटे के बराबर ये बचा आपका टी 100% या टी लाइफ। तो अभिक्रिया का जो पूर्ण जीवन काल होता है टी 100%, वह ए नॉट बटे के होता है, ए नॉट बटे के होता है। बात समझ में आई। और जो उसका अर्ध जीवन काल होता है भाई साहब, वह ए नॉट बटे 2k होता है। और जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक होता है वह ए बराबर ए नॉट माइनस के टी होता है। ये 3 आपको निगमन हमने करा दिया। अब इस पर बचा हुआ है न्यूमेरिकल, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, 35-40 मिनट का। इसमें क्या होता है कि मोबाइल से अपलोड करने में थोड़ा सा जब MB ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा, गांव में हम लोग रहते हैं, नेटवर्क सही पकड़ता नहीं है, तो अपलोड करने में समस्या आ जाती है, ठीक है। अपलोड ही नहीं हो पाता है फटाक से, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का समय लग जाता है अपलोड करने में। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल को हम लोग बाबू अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इतना तैयार करिए, निगमन समझिए, फार्मूला को याद करिए, कौन चीज़ क्या है, ए क्या है, ए नॉट क्या है, टी क्या है, ठीक ना। इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो कल का जो वीडियो होगा उसमें बेहतरीन तरीके से आपको हम लोग न्यूमेरिकल को दमदार तरीके से उस पर पकड़ करवा देंगे, ठीक है। आई होप आप